नमस्कार दोस्तों। आज हम सब बात करेंगे न्यायिक सक्रियता के बारे में, यानी जुडिशियल एक्टिविज़्म। ये जुडिशियल एक्टिविज़्म आजकल चर्चा में चल रहा है। तो आजकल ये क्यों चर्चा में चल रहा है और कोर्ट द्वारा ये न्यायिक सक्रियता की स्थिति क्यों बन जाती है, इसके बारे में हम सब आज कुछ बात करने का प्रयास करेंगे। तो इससे पहले कि न्यायिक सक्रियता के बारे में हम कुछ समझें, इससे पहले हम सबको संविधान के बारे में, संविधान में जो कुछ मूल अवधारणा है उसको हम लोग को समझना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग के संविधान द्वारा गवर्नमेंट्स को 3 ऑर्गन का अधिकार प्राप्त है। 3 ऑर्गन वो क्या है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। तो लेजिस्लेचर का काम है यानी विधायिका का काम है विधान यानी कानून बनाना, और इसके बाद है एग्जीक्यूटिव का काम है कि वो उस कानून जो बना है उसको इम्प्लीमेंट करना, यानी प्लॉट पे उसके अनुसार कार्य करना। और इसके बाद जुडिशियरी है जो कि कानून के द्वारा सही तरीके से योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन प्लॉट पे हो रहा है कि नहीं संवैधानिक तरीके से, तो इस चीज़ का रिव्यू करना, ये कार्य है जुडिशियरी का। तीनों आपस में स्वतंत्र हैं। इस चीज़ का अवधारणा सबसे पहले एरिस्टोटल यानी अरस्तु लाए थे। इसके बाद इसको परिभाषा के रूप में जॉन लॉक लाए, और अंततः जो अंतिम रूप है आज जिसको हम लोग देखते हैं, ये रूप मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया था। तो सबसे पहले इस सिद्धांत को अमेरिका ने अपनाया, यूएस। इस सिद्धांत में ये नियम है कि ये तीनों, ये जो विधायिका है और कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, ये तीनों बिल्कुल सेपरेट रहेगा। लेकिन हमारे देश में कुछ अलग हिसाब किताब है। ये जो तीनों सेपरेट है, ये बिल्कुल सेपरेट का जो सिचुएशंस हैं ये अमेरिका में लिया गया है। यानी इस सिद्धांत को हूबहू एडॉप्ट यूएस गवर्नमेंट किया। लेजिस्लेचर जिसको विधायिका कहते हैं, वहाँ वो कांग्रेस के रूप में है। और इसके बाद जो जिसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं, उसका प्रमुख प्रेसिडेंट होते हैं, जो अभी वर्तमान में जो बाइडन है। और तीसरा है जुडिशियरी यानी न्यायपालिका, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह होती है। तो उसी तरह हम लोग का इंडिया में, भारत में, यहाँ पे कुछ अंतर पाया जाता है। हूबहू जो मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत है उसको हूबहू यहाँ हमारे देश में नहीं अपनाया गया। यहाँ पे थोड़ा सा अंतर कर दिया गया। जैसे कि विधायिका जो है और कार्यपालिका, ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। रिलेटेड वो इस प्रकार से है क्योंकि कार्यपालिका में जो मंत्री परिषद होते हैं वो सारे के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, यानी सांसद होते हैं, और वही सांसद मंत्री के रूप में कार्यपालिका के अंतर्गत कार्य करते रहते हैं। तो ये अंतर है। और जुडिशियरी स्वतंत्र है, जैसे यूएस में स्वतंत्र है जुडिशियरी यानी न्यायपालिका, उसी तरह यहाँ भी स्वतंत्र है। तो ये तीनों का अलग अलग कार्यक्षेत्र, तीनों का अलग अलग अधिकार बना दिया गया। जब जुडिशियरी द्वारा मूल अधिकार का जब हनन होने लगता है और जुडिशियरी द्वारा उससे रिलेटेड
कुछ ऐसा आदेश पारित करने का स्थिति आ जाता है, तो ऐसे स्थिति में जो सिचुएशंस बनता है, यही सिचुएशंस को हम लोग जुडिशियरी एक्टिविज्म के रूप में समझते हैं। ये जो होता है चेक एंड बैलेंस के लिए होता है। इसमें भी दो रूप है। एक तो है जुडिशियरी एक्टिविज्म, जिसको कि पॉजिटिव रूप में हम लोग समझते हैं, और एक होता है जुडिशियरी ओवररीच, यानी इसमें जो जज होते हैं उनका पर्सनल फीलिंग्स भी डिसीजन में आ जाता है, तब गड़बड़ होने लगता है। उसको ओवररीच के रूप में, जुडिशियरी ओवररीच के रूप में हम लोग समझते हैं। तो ये ज़रूरी है। इसमें दो पक्ष के लोग हो जाते हैं। एक पक्ष वो है जो कहते हैं कि संविधान के द्वारा ये तीनों ऑर्गन को अपना अपना अधिकार दिया गया है। अगर ये तीनों ऑर्गन अपने अपने अधिकार के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये सिद्धांत के विपरीत हो जाएगा। इसलिए संविधान में ही वो ये वर्णन है कि ये तीनों अपने अपने हिसाब से कार्य करेंगे। लेकिन जब कार्यपालिका के क्षेत्र में मूल अधिकार का हनन वगैरह जब होने लगता है, तब आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, 227, ये चार आर्टिकल के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट, ये दोनों को ये अधिकार हो जाता है कि कार्यपालिका के जो किया गया एक्टिविटी है उस पर ये निर्णय दे। तो ऐसे स्थिति में जो आर्टिकल 13 है, जिसमें कि ये प्रावधान है कि जो कोई भी कानून बने मूल अधिकार के हनन न करे। अगर जहाँ तक हनन करता है तो वहाँ तक वो इक्लिसिट हो जाएगा, यानी वहाँ तक वो आच्छादित हो जाएगा। तो ये आर्टिकल 13 है। और इसके बाद है आर्टिकल 32, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 226 है और 32 है सुप्रीम कोर्ट। तो 32 के अनुसार, आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट रिट पिटीशन दायर कर सकता है, और ये रिट पिटीशन के द्वारा किसी भी सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट्स को वो संरक्षित करता है। तो यही जो आर्टिकल है, आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 एंड 227, यही 4 आर्टिकल जो है ये जुडिशियल एक्टिविज्म का आधार बनता है। क्योंकि जुडिशियल एक्टिविज्म चेक एंड बैलेंस के लिए होता है, इसलिए किया जाता है ताकि समय के हिसाब से विधायिका और कार्यपालिका और जुडिशियरी, ये तीनों ऑर्गन में चेक एंड बैलेंस बना रहे, और जो सिटीजन्स हैं जिसका मूल अवधारणा है जो प्रियम्बल्स में देखने को मिलता है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो दर्पण होता है वो प्रियम्बल होता है। प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना, जिसमें कि हर एक सिटीजन्स को अपना अधिकार होगा, सामाजिक उनको क्या कहते हैं, इकोनॉमिक रूप से और सोशल सामाजिक रूप से उनको न्याय दिया जाएगा, और आत्मसम्मान का उचित उनको अवसर मिलेगा। जो भी चीज़ प्रियम्बल्स वर्णन है, तो उसको पूरा करने के लिए, यानी एक प्रकार का प्रियम्बल्स जो होता है वो फिलोसफिकल मिरर है कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी दार्शनिक दर्पण है। प्रियम्बल में हम समझ सकते हैं कि संविधान क्यों बनाया गया है। तो जो प्रियम्बल में वर्णन है उसी को कंजर्व करने के लिए ये 4 आर्टिकल ताकत देता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जुडिशियल एक्टिविज्म के। तो इससे पहले, सबसे पहले ये 1951 में गोपालन केस के रूप में देखा गया है। इसके बाद है 67 में गोलकनाथ केस, और इसके बाद है 78 में मेनका गांधी। 78 में मेनका गांधी केस में भी ये जुडिशियल एक्टिविज्म के रूप में। इसके बाद है केशवानंद भारती 1973 में भी
केशवानंद भारती केस में भी जो एक नया जो अवधारणा दिया सुप्रीम कोर्ट, वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मूल अवधारणा, संविधान का मूल अवधारणा के रूप में उसको हम लोग समझते हैं। तो ये केशवानंद भारती में हुआ था। इसके बाद फिर 1985 में शाहबानो केस में, सायरा बानो केस में, जिसमें ट्रिपल तलाक का इशू है। इसके बाद नाज फाउंडेशन, जिसमें एलजीबीटी के बारे में नया डिसीजन दिया कोर्ट ने, एलजीबीटी को परमिट किया। तो ये सारी जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी जुडिशियल एक्टिविटी के रूप में हम लोग समझते हैं। अभी हाल फिलहाल में जो ये कोरोना का दौर है, इसमें भी जब ऑक्सीजन का कमी चल रहा था और लोग पूरा बेचैन हो रहे थे, ऑक्सीजन के अभाव में डेथ बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उस समय फिर ये जुडिशियल एक्टिविज़म का स्थिति बना हुआ था, जिसमें कि न्यायालय, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद, मद्रास हाई कोर्ट, ये कोर्ट्स अपना अपना डिसीजंस देना शुरू कर दिए थे। तो ये जो आदेश दे रहे थे, ये आदेश जुडिशियल एक्टिविज़म का स्थिति था। इसमें जो दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट है, वो आदेश दिया था कि जो भी कोरोना से संबंधित रिपोर्ट हैं वो हमारे पास सौंपा जाए। जैसे कि मेरे पास सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया रिपोर्ट है, 28 अप्रैल 2021 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था। देश संकट में है, ऐसे में वह सुप्रीम कोर्ट मुक्त दर्शक नहीं रह सकता। दूसरी लहर से निपटने के लिए बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे की उपलब्धता और दवाइयों एवं वैक्सीन की स्थिति क्या है, अलग अलग कंपनियों की वैक्सीन की अलग अलग कीमतों का आधार क्या है, जब 1 मई से 18 वर्ष तक अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू होंगी, तो वैक्सीन की कमी को पूरा करने के लिए क्या रूपरेखा तैयार की गई है, अदालत में पेश करें। तो ये जो आदेश था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जुडिशियल एक्टिविज़म के रूप में हम लोग समझ सकते हैं। इसके बाद है, क्योंकि ये जो आदेश है और कोरोना संबंधित जो भी कार्य करना, ये कार्यपालिका का हाथ में है। इसके बाद 3 जून को सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही ये भी आदेश निकला था कि केंद्र सरकार की टीकाकरण नीति मनमानो और तर्कहीन है। टीकाकरण की विस्तृत रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए और वैक्सीन कब कब खरीदी गई है, इसकी भी जानकारी दी जाए। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट है। दिल्ली हाई कोर्ट में भी लिखा गया, ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित करने वाले को फांसी कर दी जाएगी। उच्च अधिकारी हो या कर्मचारी, किसी को नहीं बख्शेंगे। ये 23 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिया गया था। इसके बाद है 21 अप्रैल को दिया गया था, भीख मांगिए, उधार लीजिए या चोरी करिए, किसी भी कीमत पर अस्पतालों को उपलब्ध कराएं ऑक्सीजन। इसके बाद फिर 1 मई को भी था दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा ही कि दिल्ली को आज ही पहुंचाएं 490 टन ऑक्सीजन, नहीं तो अवमानना को रहे तैयार। तो ये सब जो है ऑक्सीजन से रिलेटेड ये कार्यपालिका का कार्य था, लेकिन ये कोर्ट आदेश दे रही थी। फिर उसमें एक टिप्पणी था, शुतुरमुर्ग की तरह आप रेत में सर धंसाइए, हम नहीं धंसाएंगे। आप अंधे हो सकते हैं, हम नहीं। ये भी दिल्ली हाई कोर्ट का ही था। इलाहाबाद मद्रास हाई कोर्ट भी इससे रिलेटेड क्या कहते हैं एक्टिविटी लिया था। तो ये सारी चीज़ें थी जो जुडिशियल एक्टिविज़म के रूप में हम लोग समझते हैं। ये जुडिशियल एक्टिविज़म को भी गवर्नमेंट के जो सांसद लोग हैं उनके अनुसार 2 रूप में देखा जाता है। कई लोग, भूपेंद्र यादव जी जो बीजेपी सांसद हैं वो, या उनके साथ गौरव भाटिया जी हैं जो बीजेपी सांसद हैं, वो भी इस चीज़ को, ये जो कोरोना संबंधित कोर्ट आदेश दिया था, इसको निगेटिव रूप में वो लोग बताए। इसके बाद कांग्रेस के कपिल सिब्बल और मनीष तिवारी जी, ये दोनों फिर पॉजिटिव रूप में इस चीज़ को रखे। ये जरूरी चीज़ है। तो संविधान के लिए तो तीनों ऑर्गन को चेक एंड बैलेंस के लिए
ये एक्टिविटी जुडिशली को समय समय पर लेना पड़ता है। जैसे केशवानंद भारती में भी जो मूल संरचना, मूल अवधारणा का जो सिद्धांत दिया या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो भी देश के हित के लिए लिया गया एक जुडिशरी एक्टिविज़म था जो पॉजिटिव रूप में था। वही जब जब इसको जज का अपना मूल भावना जब डिसीजन में आने लगता है तब वो जुडिशली ओवररीच के रूप में जाता है, जो नेगेटिव रूप में देखा जाता है, वो ठीक नहीं होता है। कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि जो इस चीज़ को पॉजिटिव बताते हैं उनका यही कहना है कि यदि जुडिशरी कार्यपालिका के क्षेत्र में यदि हस्तक्षेप करेंगे तो इससे संवैधानिक समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। तो इसका एक ही निदान है कि वो अपने अधिकार में कार्य करे और ये अपने अधिकार में, क्योंकि संविधान सर्वोपरि है। संविधान सर्वोपरि है। हमारा देश लगभग 75 साल आज़ाद हुए हो गया, लेकिन संविधान अभी भी बना हुआ है, अपने जगह पर अडिग है, जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा है, जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन हमारे नेताओं ने मेहनत करके इस चीज़ को बनाए। अमेरिका का संविधान यदि देखा जाए 3 पन्नों में ही सिमट कर रह जाएगा। वही यूके का संविधान पूछा जाए तो वहाँ के लोग कहेंगे संविधान क्या होता है। तो इसमें भी अंतर है। फिर कभी बात करेंगे जब संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था का बात करेंगे तो उसमें बात करेंगे यूएस का क्या स्थिति है, क्यों वहाँ का संविधान रिजिड के रूप में जाना जाता है, और यूके का संविधान क्यों वहाँ फॉर्मेट के रूप में है ही नहीं और संविधान का वहाँ कोई मतलब ही नहीं बनता है। वहीं इंडिया के जहाँ बात किया जाए तो यहाँ पे एक दोनों का सम्मिलित रूप दिखाई देता है, यूके का भी और यूएस का भी। तो इस चीज़ के लिए फिर हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें बात करेंगे इस चीज़ के बारे में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को शुक्रिया।